Good afternoon, students. Good afternoon. क्या पढ़ाया था लास्ट में बताइए देखिए। देखिए बच्चों, फिल्टर सर्किट की बात करते हैं। ये डायग्राम बनाइए जो मैं बना रहा हूँ। ये था हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट, जिसको हम बोलते थे पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी। और इसको एंटर करवा रहे हैं फिल्टर सर्किट में, जो कैपेसिटर फिल्टर आपके सिलेबस में इसकी बात करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास है रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस RL, कैपेसिटेंस C, और ये इनपुट आपने लगा दिया फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट यहाँ पर। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट लेंगे V आउट। ये डायग्राम बना लीजिए फटाफट। मेरा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, आपका अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ बेटा। 1 2 3 4 5। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बन गया ऑलमोस्ट सबका डायग्राम। बहुत बढ़िया। एसी का क्या करें? गर्मी लग रही है पीछे वाले बच्चों को। आदत पड़ गई मतलब। घर पे क्या करते हो आप लोग? बालकनी में सो जाते हो? अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं, अब ध्यान से देखना। हमारे पास फिल्टर सर्किट का काम है पल्सेटिंग डीसी जो है इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करना। ये इनपुट हमने दिया है फुल वेव रेक्टिफायर का फिल्टर सर्किट के आउटपुट पर कैपेसिटर फिल्टर, जहां पर एक कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है लोड रेजिस्टेंस के। और यहाँ पर हमें इस पल्सेटिंग डीसी को किस में कन्वर्ट करना है? प्योर डीसी में। ये पल्सेटिंग डीसी है, यही इनपुट है जो यहाँ पर है, इसी के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट चाहिए हमें वी आउट यहाँ पर। ठीक है, तो आउटपुट चेक करते हैं। अब ध्यान से देखना, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर रखिए। हमारे पास एक कैपेसिटर पैरेलल है लोड के साथ, इनपुट यहां पर हमने दिया है। अब देखिए, बिना इनपुट हमारे पास, ये तो कैपेसिटर का एक आइडिया तो आपके पास होगा, इसलिए आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है XC 1/2πf इंटू C, 1/ω/C। अगर मैं आपसे कहूं ये कैपेसिटर हमारे पास है, और इस कैपेसिटर की अगर बात करें तो वो डीसी के लिए, आप सब जानते हो डीसी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0। टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी 0। फ्रीक्वेंसी 0 तो 1/0 कितना? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रिएक्टेंस मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है किसको? डीसी को। कौन? कैपेसिटर। मतलब डीसी को क्या करता है? ब्लॉक। डीसी को ब्लॉक करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और अगर बात करें एसी की, मतलब डीसी को ब्लॉक करता है, ध्यान रखना डायरेक्ट करंट जो है इसको ब्लॉक करता है कैपेसिटर। अगर बात करें एसी की, तो आप देखिए, आपने पढ़ा होगा कि फॉर एसी जितनी हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा, जितना फ्रीक्वेंसी हाई, उतना कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? जितना हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना कम। जितना फ्रीक्वेंसी हाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना कम।
मतलब उतना कम रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा किसको, एसी को। किसको, एसी को। कौन, कैपेसिटर। मतलब एसी को तो क्या करता है ये, पास, और डीसी को ब्लॉक। कौन, कैपेसिटर। ये सब हमें पता है, पहले पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहां से हमारे पास पल्सेटिंग डीसी गया है जिसमें दोनों कंपोनेंट है। मेनली हमें इससे डीसी कंपोनेंट चाहिए, जिसमें कुछ कंपोनेंट आप मान सकते हो एसी का है, दोनों कंपोनेंट है एसी और डीसी, पल्सेटिंग डीसी। और इससे हमें चाहिए प्योर डीसी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहां से हमारे पास गया एसी और डीसी। कैपेसिटर किसको पास करता है, एसी को, और डीसी को क्या करेगा, ब्लॉक। यहाँ आउटपुट में आपके पास क्या मिलेगा, डीसी। वैसे तो काफी सारे हमारे पास फिल्टर सर्किट होते हैं। ये तो कैपेसिटर फिल्टर जो आपके एनसीईआरटी में, अगर एक एक लाइन समझनी है तो ढंग से सुनना जो समझा रहा हूं मैं आपको। कैपेसिटर फिल्टर आपके सिलेबस में और भी होते हैं, पाई फिल्टर, टी फिल्टर, जिसमें दो कैपेसिटर एक इंडक्टर, एक इंडक्टर दो कैपेसिटर हमारे पास, या दो इंडक्टर एक कैपेसिटर। पाई फिल्टर, टी फिल्टर, इनमें सबसे बेस्ट फिल्टर होता है पाई फिल्टर, जिसमें दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर हमारे पास यूज होता है। वो सिलेबस में है नहीं इस तरह का कुछ, हमारे पास दो कैपेसिटर एक इंडक्टर। अब देखिए, जैसे दो कैपेसिटर एक इंडक्टर, पाई फिल्टर, पाई शेप में, यहाँ इनपुट और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आउटपुट लेते हैं। लगभग 98 टू 99% हमारे पास डीसी प्रोवाइड कर देता है ये। हर सर्किट अपने आप में अगर बात करें, जैसे कैपेसिटर फिल्टर है 95% अप्रोक्स आपको डीसी देता है। इंडक्टर और कैपेसिटर मतलब वो पाई फिल्टर वो 99% डीसी आपको प्रोवाइड करता है। अगर हम यहाँ पर देखें, इनपुट दे रहे हैं, इनपुट इंक्रीज हो रहा है हमारे पास 1 से 2 पोजीशन तक। अगर आपने लोड नहीं लगाया तो इस क्या होगा, जब यहाँ से एसी और डीसी जा रहा है तो एसी इधर पास हो रहा है, डीसी को ब्लॉक कर रहा है, इसके कारण ये कैपेसिटर जो होगा अपनी पीक वैल्यू तक हो जाएगा, स्टार्टिंग में सब चार्ज, पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए इसकी पीक वैल्यू हमारे पास, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ और आसानी से समझ में आएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन रखना बस। जैसे 50 वोल्ट है इसकी पीक वैल्यू, कितनी है 50, 0 से 50 वोल्ट तक इनपुट इंक्रीज करा, तो हमारे पास ये कैपेसिटर क्या है, अपनी पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तक हो गया ये चार्ज। अब देखिए एसी बंद हो रहा था कि, तो अभी आए थे ये, बंद करके थे। नहीं हो रहा स्टार्ट, अच्छा कोई बात नहीं, आप तो इधर देखो। थैंक यू भैया। देखो कोई बात नहीं, आप लोगों ने बुलाया ना, धन्यवाद तो दिया करो, आपका काम करके गए ना वो। समझ में आ रही है है ना। मजाक बढ़ाने में तो खूब मजा आता है, जैसे वो बच्चा मजाक बना रहा है। नंबर सबका आता है, समझ में आ रही है बात, नंबर सबका आता है, सबका काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। हर जने के काम की कदर करा करो। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी तो मस्ती मजाक चल रहा है, 12वीं पास करी अपन ने अभी। समझ में आ रही है बात, समझना सोचना मैंने क्या बोला है। हर जने के काम की कदर करा करो, हर काम होता है, छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं होता, सब इंसान हैं, मानवता रखें। इधर देखो अच्छा, अभी तो समझाया नहीं बच्चों, इधर देखो अब हमारे पास यहाँ से क्या होगा, ये आपको इसलिए बोला जा रहा है जैसे हम आपके पेरेंट्स की तरह है। अभी पेरेंट्स नहीं है ना आपके, तो कुछ ज्ञान दे रहे हैं ताकि जीवन में काम आएगा। ठीक है, ये एक्सपीरियंस से जो ज्ञान दिया जा रहा है, किसी की कदर करोगे ना, बिना आवाज लगाए चालू कर जाएगा, अगली बार ध्यान रखना। आपको कभी एसी चालू करना है ना, आवाज आवाज लगो ना भैया, बस वो समझ जाएगा एसी चालू करना है। हर जने को ध्यान रखें, महत्व दें, अगर उसके ऊपर चिल्ला चोट मचाएंगे ना, वो आना बंद कर देगा, नहीं करेगा वो चालू, घबराएगा अंदर आने में, इतने सारे बच्चों में गलत बोल रहा हूँ क्या, अरे एक बार हुआ था, इतना जबरदस्त उड़ाया बच्चों को एंथ्यूज में। अरे मोनिका मोनिका कहाँ आ गई तुम क्या किससे याद दिला देते हो, ये इधर समझा रहा था, इधर तो रह गया अरे कुछ नहीं, एक बार क्या हुआ था कि लड़कियों का बेस था सुबह उसमें क्या होता है कि जैसे कोई पानी वानी रखने आ रहा है, बोर्ड साफ करके जा रहा है, लड़कियों ने घबरा गया हो तो
उसके बाद दूसरे दिन देखा तो पानी रखने नहीं आया वो। मैंने कहा क्या हुआ? कि सर ऐसे देखो आप ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद दूसरे दिन मैंने क्लास में बच्चों को समझाया। पहले तो कैसे समझाया तुम लड़कियां? जबरदस्त तरीके से डांटा, उनको समझ में आ गई बात, तो सही सर सही कह रहे हैं। उसके बाद फिर जब वो नेक्स्ट डे मैंने कह दिया था अब दिक्कत नहीं होगी, तो जब वो पानी वानी रख के गया कि थैंक यू भैया मुस्कुराता वो बाहर गया। उसके बाद तो ध्यान रखे, मतलब हर किसी का। देखो अब इनपुट क्या हो रहा है हमारे पास, 1 से 2 पोजीशन तक इंक्रीज हो रहा है। अब इधर भी देखना बच्चों, 1 से 2 पोजीशन तक इनपुट हमारे पास हो रहा है इंक्रीज। इस पीक वैल्यू तक अगर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो 50 वोल्ट तक कैपेसिटर हमारे पास हो गया बच्चों चार्ज, पीक वैल्यू तक चार्ज हो गया। अब होगा क्या, ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है अपने पीक वैल्यू तक। अगर आपने यहाँ पर लोड लगाया, अब ध्यान से देखना, अभी तक तो चार्ज बैठा हुआ है, आप इनपुट बढ़ा रहे हो 1 से 2 पोजीशन पर, इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी आपके इसके कोरस्पॉन्डिंग बढ़ेगा 1 से 2 पोजीशन तक। अब डिपेंड करेगा आपके पास कैपेसिटर जो है वो कैसा है, 99% डीसी देता है या फिर 95% डीसी देता है, ऑलमोस्ट मिलेगा आपको डीसी। यहाँ पर आपके पास जो है 1 से 2 पोजीशन तक इनपुट बढ़ाया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मतलब 1 से 2 पोजीशन तक का मतलब हुए 0 से 50 वोल्ट तक। तो हमारे पास यहाँ आउटपुट भी इंक्रीज हुआ 0 से 50 वोल्ट तक और मिलेगा। अगर परफेक्ट अगर आपके पास ये फिल्टर सर्किट 99% अगर डीसी देता है तो वो लगभग आपको डीसी ही मिलेगी, ये 50 वोल्ट ही मिलेगा पीक वैल्यू आपके पास, ये वाला ऑलमोस्ट। ये डॉट से जो रिप्रेजेंट करा है वो नहीं मिलेगा। अगर ऐसा फिल्टर जैसे कैपेसिटर फिल्टर है तो फिर ये वाला पार्ट भी आपको मिल सकता है इसमें, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके पास मिला मान लो 50 वोल्ट डीसी। 50 वोल्ट क्या मिल गया, डीसी। ये पीक वैल्यू मिलेगी, बाकी डॉट वाला पार्ट ना मिले, ऑलमोस्ट डीसी मिल जाएगा अगर परफेक्ट आपके पास है फिल्टर सर्किट। अब क्या होगा, इनपुट हुआ 2 से 3 पोजीशन पर, मतलब कम हुआ इनपुट। जैसे 50 वोल्ट था, 50 से 49, 48, 47 ऐसे कम होगा, जीरो होने लगेगा। जैसे ही 50 से 49 भी हुआ इनपुट, तो हमारे पास ये दोनों लगे हुए हैं पैरेलल में। किसमें लग रहे हैं, पैरेलल में। और आप सब अच्छे से जानते हो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। ये कैपेसिटर जो है लोड के क्रॉस वोल्टेज को रखेगा मेंटेन। जैसे ही इनपुट नहीं दोगे ना तो आउटपुट भी नहीं मिलेगा आपको। अब हुआ क्या, जैसे ही इनपुट कम हुआ 2 से 3 पोजीशन पर आने लगे, 50 से 49 भी आए अगर आप, तो यहां इस कैपेसिटर को जैसे ही मिला कि 49 और खुद चार्ज होके बैठा है 50 वोल्ट तक, तो जैसे ही कैपेसिटर को 49 भी मिला तो ये कैपेसिटर जो चार्ज बैठा हुआ था, पैरेलल में वोल्टेज मेंटेन रखेगा दोनों के क्रॉस, तो ये कैपेसिटर जो चार्ज बैठा था जो 50 वोल्ट को यहां इसको मिला जैसे ही 50 से 49, तो ये कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज होके इसकी जो पीक वैल्यू है जो कम हो रही थी 50 से 49 हो रही थी, इसकी पीक वैल्यू को वापस क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये वाला साइकिल नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, ये फिल्टर कर दिया गया है क्योंकि ये जो आपके पास ऐसी कंपोनेंट यहाँ पर था ये बाईपास हो चुका है इधर, और इसके कारण यहाँ डीसी को ब्लॉक कर रहा है तो कैपेसिटर अपने पीक वैल्यू तक हो गया था चार्ज। तो हमारे पास जैसे ही ये कम होने लगा इसकी पीक वैल्यू को इसने इंक्रीज कर दिया 59 49 से वापस 50 पर पहुंचा दिया। फिर हमारा इनपुट इंक्रीज हुआ 3 से 4 पोजीशन तक, तो इस टाइम वापस जो कैपेसिटर हमारे डिस्चार्ज हुआ था वो क्या हो जाएगा, चार्ज। यहां पर आपके पास आ रहा है, फिर वापस इनपुट 3 से 4 पोजीशन पे बढ़ेगा, इनपुट बढ़ने से कैपेसिटर जो डिस्चार्ज हुआ था वापस हमारे पास होगा चार्ज 50 वोल्ट तक, और यहां पर आपके पास आउटपुट में मिलेगा ऑलमोस्ट हमारे पास डीसी। फिर आपके पास 50 वोल्ट मान लीजिए यहां पर आपके मिला, फिर इनपुट 4 से 5 पोजीशन पर कम होने लगा, मतलब 50 वोल्ट से 49 48 से 47 जैसे जैसे हमारे पास रेट ऑफ फॉल हुआ तो वोल्टेज का, तो 50 से 49 होते ही इसे जैसे ही 49 मिला ये कैपेसिटर जो चार्ज बैठा था वापस क्या होगा, डिस्चार्ज, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। उसको मेंटेन करने के लिए खुद डिस्चार्ज हुआ और उसकी पीक वैल्यू को वापस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। फिर कम होगा फिर बढ़ा देगा, फिर कम होगा फिर बढ़ा देगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये फिल्टर कर दिया इसने, और ऑलमोस्ट आपके पास 98 टू 99% आपको क्या मिल गया बच्चों, डीसी, जिसको हम बोलते हैं प्योर डीसी। तो हमारे पास फिल्टर सर्किट का काम यहाँ क्या दिया था आपने, पल्सेटिंग डीसी, और इसे किस में कन्वर्ट किया, प्योर डीसी। और पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है फिल्टर सर्किट। इसके लिए हमारे पास
टाइम कांस्टेंट टॉ बराबर क्या होता है आरसी, ये जो है ये होना चाहिए हाई। टॉ यहाँ पर हम कह रहे हैं, यहाँ पर जो टॉ है डिस्चार्जिंग टाइम को रखा जाता है हाई। किसको हाई रखते हैं? डिस्चार्जिंग टाइम। पहले तो ये देखते हैं कैसे हाई करते हैं, फिर बात करते हैं क्यों हाई करते हैं। अच्छा बताइए इसको हाई कैसे कर सकते हैं? या तो आर वैल्यू जो है इसको इंक्रीज कर दो, या फिर कैपेसिटर जो है ये एक हाई वैल्यू का यहाँ पर कैपेसिटर यूज लीजिए। तो अगर दोनों में से कोई भी एक हाई हुआ, दोनों हाई हुए तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर कोई भी एक हाई हुआ तो हमारे पास टॉ हो जाएगा हाई। अब बात ये आती है कि सर टॉ को हाई क्यों? तो समझिए हमारे पास ऐसा कुछ साइकिल हमने दिया था। कैसा दिया था बच्चों? ऐसा 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 हमने कुछ इनपुट दिया था। अब अब देखिए बच्चों, आप टाउ हाई का मतलब क्या है? अच्छा अगर टाउ हाई है तो रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज, अच्छा नहीं कैपेसिटर पड़ा हुआ है ना, पड़ा तो हुआ है ना। अबे हाँ अभी रिकॉल मैं आपको एक काम करता हूँ, बिल्कुल जीरो से बताता हूँ, अगर इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया ना तो अपना खोपड़ा दीवार के मार लेना ताकत से। दोनों केस बताता हूँ, टॉ कम और डो हाई, बिल्कुल जीरो से, है ना? आपको याद आएगा धीरे धीरे, अभी देखना याद दिलाता हूँ मैं आपको। जीरो लेवल पे आ जाता हूँ बिल्कुल। टाउ कम, इसका मतलब देखते हैं पहले तो क्या होता है। टाउ कम, यहाँ टाउ मैंने कहा है डिस्चार्जिंग टाइम। टाउ कम मतलब मेरी बात का जवाब देना। टाउ कम मतलब डिस्चार्जिंग टाइम कम, डिस्चार्जिंग टाइम कम मतलब डिस्चार्ज होने में टाइम कम लगेगा। तो 50 से जीरो आने में टाइम, समझ में आ रही है? मतलब रेट ऑफ फॉल ज्यादा होगा, 50 से जीरो पे आने में टाइम कम लगेगा, मतलब 50 से जीरो पे फटाफट आएगा, मतलब रेट ऑफ फॉल। अब याद आया कुछ ना कुछ, समझ में आ रहा है? रेट ऑफ फॉल ज्यादा है अगर टाउ कम है, ये समझ में आई बात? वापस सोचना, टाउ कम डिस्चार्जिंग टाइम कम, टर्म कम डिस्चार्जिंग टाइम कम मतलब डिस्चार्ज होने में समय कम लगेगा। डिस्चार्ज होने में समय कम लगेगा तो मतलब 50 से जीरो पर आने में टाइम कम लगेगा, मतलब रेट ऑफ फॉल ज्यादा। रेट ऑफ फॉल फटाफट हमारे पास 50 से जीरो पर आ जाएगा, टाइम क्या लगेगा? कम। समझ में आई बात? अच्छा अब देखिए ऐसा तो हम करते ही नहीं, हम तो कैसा करते हैं? ऐसा। टाउ को क्या रखते हैं? हाई। टाउ हाई मतलब डिस्चार्जिंग टाइम ज्यादा, डिस्चार्जिंग टाइम ज्यादा मतलब डिस्चार्ज होने में समय ज्यादा, तो रेट ऑफ फॉल कम। ये समझ में आ गया? वेरी गुड बच्चों। अब देखिए ठीक है, इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया ऐसे बता रहा हूँ, रेट ऑफ फॉल का मतलब 50 से जीरो आने में समय, समझ में आ रही है? बता, रेट ऑफ फॉल का मतलब 50 से जीरो आने में एक तो कम समय लगे, फटाफट आए, रेट ऑफ फॉल ज्यादा होगा। और 50 से जीरो आने में, 50 से 49 आने में ही टाइम ज्यादा लगे, तो रेट ऑफ फॉल क्या हो रहा है? कम। समझ में आ रही है बात? अच्छा अब जवाब दीजिए, हम टॉ को क्या रखते हैं? हाई। अगर टाउ कम होता तो क्या होता? अब आप लोग वापस बताना, देखो साइकिल कैसा मिलेगा अगर टाउ कम होता। टाउ कम तो डिस्चार्जिंग टाइम कम, डिस्चार्जिंग टाइम कम तो डिस्चार्ज होने में समय कम, तो रेट ऑफ फॉल ज्यादा। 50 से जीरो आने में समय कम लगेगा, फटाफट आएगा 50 से जीरो। समझ में आ रहा है? ये देखो ऐसा साइकिल मिलना चाहिए, 50 से जीरो आने में समय कम लगेगा, 50 से जीरो आने में समय कम लगेगा, 50 से जीरो आने में समय फटाफट रेट ऑफ फॉल हमारे पास होगा। समझ में आ रही बात? तो साइकिल रेड वाला मिलना चाहिए था अगर टाउ क्या होता? कम। पर हम जानते हैं टो को क्या रखते हैं? हाई। टाउ हाई का मतलब, टाउ हाई मतलब डिस्चार्जिंग टाइम हाई, डिस्चार्ज होने में समय ज्यादा, डिस्चार्ज होने में समय ज्यादा लगेगा मतलब रेट ऑफ फॉल कम हो, मतलब 50 से 49 आने में समय ज्यादा, 50 से 49 आने में समय ज्यादा, 50 से 49 आने में समय ज्यादा, रेट ऑफ फॉल कम। रेट ऑफ फॉल कम हो रहा है, तो आप बताइए मुझे कि आप साइकिल 1 चाहते हो रेड वाला या फिर ब्लू वाला? क्योंकि हमें तो क्या चाहिए? डीसी, इसीलिए टॉ को क्या रखते हैं? हाई। कुछ समझ में आई बात? एक बार वापस मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए यहां से क्या गया? एसी और डीसी, इधर कौन और इधर, क्या ये डीसी को ब्लॉक करता है? अपनी पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा। अच्छा जब इनपुट 1 से 2 पोजीशन तक बढ़ेगा 50 वोल्ट तक, आपको लगभग 50 वोल्ट मिलने लगेगा। पर आपके जैसे ही 50 से 49 इनपुट कम हुआ, तो बताइए 2 से 3 पोजीशन पर आ रहे हैं, 50 से 49 अगर इनपुट कम हुआ, इनपुट कम होगा तो आउटपुट भी
कम होगा। तो आप बताइए यहाँ 50 से, अगर इनपुट 50 से 49 51 से 49 पर आया तो यहाँ भी क्या आएगा 50 से 49। 49 आने देगा क्या कैपेसिटर, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम। क्या ये अब इसके क्रॉस वोल्टेज मेंटेन करेगा? जो ये 50 वोल्ट तक चार्ज है अब ये क्या होगा, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होकर इसकी पीक वैल्यू को बढ़ाएगा। क्या इसकी पीक वैल्यू कम होने देगा? तो 50 से 49 आए थे, वापस की पीक वैल्यू को इंक्रीज कर दी। फिर 3 से 4 पोजीशन पर कैपेसिटर वापस चार्ज, क्योंकि 2 से 3 तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। इसकी 3 से 2 से थोड़ा सा 50 से 49 भी आया, वापस उसकी पीक वैल्यू को बढ़ा दिया। तो आपके ये साइकिल फिल्टर कर दिया इसने। फिर 3 से 4 जाओगे तो कैपेसिटर जो डिस्चार्ज हुआ था वो वापस चार्ज, और इसकी पीक वैल्यू को वापस बढ़ा दें। तो हमारे पीक वैल्यू तो चार्ज हो गया है। अब वापस 4 से 5 पर आओगे, यहां से तो चार्ज हो गया 50 वोल्ट तक। अब 4 से 5 आओगे, जैसे ही 50 से 49 आए तो यहाँ वोल्टेज कम मिलेगा, यहाँ कम मिला, तो ये कैपेसिटर जो चार्ज बैठा है वो क्या होगा, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होगा पहले में वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए, और डिस्चार्ज होकर इसकी पीक वैल्यू को वापस बढ़ाए। क्या इसकी पीक वैल्यू कभी कम होने देगा? और पल्सेटिंग डीसी किस में कन्वर्ट, ड्योर। और उसके लिए टाउ को क्या रखते हैं, हाई। कुछ समझ में आई बात? वैसे आज तक कोई क्वेश्चन आया तो नहीं है इस पे, पर बाई चांस आ जाए। अब एनसीईआरटी पढ़ लेना, एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरसी होता है, ध्यान रखना। जितना आरसी ज्यादा होगा रेट ऑफ फॉल क्या होगा, उतना कम। कंप्लीट करो फटाफट। फटाफट कंप्लीट करिए एलटी वाले बच्चों। इसके बाद बात करते हैं, मैंने जीनर नहीं पढ़ा ना बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, जेनर डायोड। जेनर डायोड, और इसको समझाने से पहले हेडिंग लिखना। कौन सी बाइसिंग में यूज होता है, रिवर्स। क्यों फॉरवर्ड बायस में यूज क्यों नहीं होता जीनर? क्योंकि फॉरवर्ड बायस के केस में जिनर एक आइडियल डायोड की तरह बिहेव करता है, ध्यान रखना। आइडियल मतलब सिंपल डायोड बन जाता है, कोई एप्लीकेशन नहीं। पर रिवर्स बायस के केस में जिनर वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर या रेगुलेटेड पावर सप्लाई की फॉर्म में हमारे पास यूज होता है जिनर डायोड। तो इसको रिवर्स बायस में हम यूज लेते हैं। और इसको समझाने से पहले मैं आपको एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, ब्रेक डाउन एंड, पहले ये टर्म समझाते हैं आपको जिनर में, ब्रेक डाउन एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ब्रेक डाउन और ब्रेक डाउन वोल्टेज में ये डायग्राम बनाइए आप पहले। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम बनाओ बच्चों। क्वेश्चन तुमसे ही पूछूंगा, तुम दोनों बच्चों से। मत करो तुम तो। ये डायग्राम बनाने के लिए कहा है। तुम्हें जितना तुम्हें आता है उतना ही उसको आता है। तो आपस में बात करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो बेटर ये, अगर कुछ बात पूछनी है तो मुझसे पूछें। और अगर नहीं पूछ सकते हो, ताकत नहीं है, तो फिर डायग्राम बनाए। क्या कर रहे, तो बातें मत करो बस।
ये डायग्राम कंप्लीट करें फटाफट। अब जो डायग्राम बना रहा हूं ये ना बनाए, ठीक है। करें स्टार्ट। ये डायग्राम बन गया ना वाला, आप समझिए देखो। अच्छा देखिए बच्चों, अब ध्यान से समझना। पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रखिए। देखिए जीनर ने कितना जबरदस्त चीज सोचा है। जीनर ब्रेकडाउन, इन्वेंटर था सी जीनर, और इसने जो सिंबल दिया हमारे पास इस तरह से बाकी डायोड से डिफरेंशिएट किया, ये जेड बनाया जीनर ने, और ये उल्टा जेड हो या सीधा जेड हो दोनों सही सिंबल है, ठीक है। जीनर बाकी डायोड से डिफरेंशिएट किया। हमारे पास अगर बात करें जीनर डायोड हैविली डॉप डायोड है, मतलब यहाँ पर डॉपिंग कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई। यहाँ सारी एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिखूंगा तो ध्यान से समझना हम ये कैसे क्यों क्यों रखते हैं डोपिंग हाई, अभी बताते हैं। हेविली डॉप डायोड यहाँ पर डोपिंग कंसंट्रेशन हाई रखा जाता है, और एवलेंच ब्रेकडाउन है इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन लो। याद करिए एवलेंच ब्रेकडाउन जब मैंने आपको समझाया था तो वहां भी डोपिंग तो थी, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर्स नॉर्मल रिवर्स बायस पड़ा था वहां पर आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस थे। आयन से मतलब प्योर सेमीकंडक्टर तो नहीं है, मतलब इसमें भी डोपिंग थी, पर हमने ये बात नहीं की थी कि डोपिंग हाई है लो है। अब बात करते हैं वहां डोपिंग लो डॉप डायोड था, अभी तक हमने कुछ नहीं बोला था, वहां लो डॉप था वो। अब देखिए अगर मैं डोपिंग करता हूं लो, डोपिंग क्या करी लो, तो वहां पर आप बताइए जंक्शन का ब्रेकडाउन कैसे होता था, एवलेंच ब्रेकडाउन याद करो। यहां पर मुझे बताइए मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन, इलेक्ट्रॉन। यहां पर हो, क्या ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे, क्या होल नेगेटिव से अट्रैक्ट होंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे तो क्या पीछे पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे, नेगेटिव आयंस बढ़ेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बढ़ेंगे तो डिप्लीशन लेयर की वेट बढ़ेगी। तो फिर जंक्शन का ब्रेकडाउन किसके कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। तो बताइए पी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर होल्स, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे मेजोरिटी माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो रहे थे, तो इनका कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा था और इनका नंबर भी बढ़ता जा रहा था, और ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल हो रहे थे, और होल्स इस पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो रहे थे, रिपेल। आपको एक टर्म डिफाइन करी थी याद हो, वीबीआर। जर्मेनियम के लिए कितना 25, सिलिकॉन 35। वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। और याद करो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस नेगेटिव पॉजिटिव से रिपेल होकर इनके आयन से सक्सेसिव कोलिजन, और कोलिजन में इनके बॉन्ड ब्रेक। कुछ याद आ रहा है,
और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होंगे क्या डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए थे? याद आ रहा है कुछ? जैसे यहाँ से इधर से इलेक्ट्रॉन होल आए, यहाँ के बॉन्ड टूटे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होल बना, इलेक्ट्रॉन फ्री होल बना, कुछ याद आ रहा है? तो हमारे पास डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हमारे पास जनरेट हुए, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगी। और मैंने आपको डिफाइन किया था कि डिप्लीशन रीजन ऐसा रीजन जहां कोई चार्ज करिए फ्री स्टेट में ना हो। अगर इलेक्ट्रॉन होल आ गए तो क्या डिप्लीशन रीजन रहेगा? जंक्शन का क्या हो गया? ब्रेकडाउन। इसको बोलते थे ब्रेकडाउन, और जिस वोल्टेज पर होता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज। जर्मेनियम के लिए 25, सिलिकॉन 35, काफी ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता था ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ एवलेंच ब्रेकडाउन मैंने डिफाइन किया, ब्रेकडाउन ऑफ जंक्शन ड्यू टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विद आयंस, इनके कारण जंक्शन का ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाए डिप्लीशन लेयर में, हमारा काम हो गया, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल आ जाए किसी भी तरह से। और ऐसा करने के लिए जिनर ने क्या किया, देखिए जिनर ने सोचा कि अगर यहाँ पर सिलिकॉन और ये एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी तरह से हाई कर दूं, इसको हाई कर दें, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो बताइए इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इधर फोर्स लगेगा इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पर, लगेगा या नहीं? जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन पर लगने वाला फोर्स उतना ज्यादा। इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कर दीजिए, इतना फील्ड बढ़ा दिया जाए कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है जो बिल्कुल टाइटली कनेक्टेड था, हाईली फोर्स इस पर लग रहा है, और इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कर दे कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है ये यहाँ से बॉन्ड तोड़े और यहाँ से भग जाए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से भगा, बॉन्डेड की जगह क्या बनेगा? होल। यहाँ पर होल का फॉर्मेशन होगा। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स बढ़ा, और फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हुआ, और यहाँ क्या बनेगा? पीछे होल। तो क्या डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए या नहीं? और अगर डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए तो जिनर का काम हो गया, जंक्शन का क्या हो गया? ब्रेकडाउन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ ब्रेकडाउन ऑफ जंक्शन। क्या बोलते हैं? सेल्फ ब्रेकडाउन ऑफ, अपने आप जंक्शन ब्रेक हो जाएगी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जंक्शन का ब्रेकडाउन। ये हमारे पास कहलाता है जेनर ब्रेकडाउन। क्या कहलाता है? जेनर ब्रेकडाउन। देखिए ब्रेकडाउन ऑफ जंक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के कारण जंक्शन ब्रेक हुई है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखना। यहाँ जो जंक्शन ब्रेक हुई है इसने सोचा कि किसी भी तरह से अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया जाए तो इन पर लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई कर दो कि ये बॉन्ड अपने आप टूट जाए और इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाए, होल बन जाए, डिप्लीशन रीजन में अपने आप सेल्फ ब्रेकडाउन हो जाए, इलेक्ट्रॉन होल अपने आप जनरेट हो जाए। और अगर इलेक्ट्रॉन होल अपने आप जनरेट हो गए तो डिप्लीशन रीजन में अगर इलेक्ट्रॉन होल आ गए तो हमारा काम हो गया, जंक्शन का हो गया ब्रेकडाउन, जो इसको इलेक्ट्रॉन होल जनरेट करने थे। तो इसने सोचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएं किसी भी तरह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने के लिए इसने क्या किया? आपको पता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होता है वो होता है V नॉट बाय डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको ये भी बताया था डिप्लीशन लेयर की विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डोपिंग कंसंट्रेशन की पावर हाफ। कुछ याद आ रहा है? तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई करना है इसको किसी भी तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई करने के लिए ही जिनर ने अपने डोपिंग कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या कर दी? हाई। अगर डोपिंग हाई, हेवीली डोप्ड डायोड होता है जेनर और एक एलईडी, ये दो ऐसे डायोड है जो हेवीली डोप्ड होते हैं। तो बताइए अगर डोपिंग हाई तो डिप्लीशन लेयर कम, और डिप्लीशन लेयर कम तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। क्या इसका काम हुआ नहीं हुआ? इसको किसको बढ़ाना था? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने के लिए ही इसने अपने डायोड में डोपिंग कंसंट्रेशन क्या रखी? हाई। कुछ समझ में आई? अच्छा, डोपिंग हाई तो डिप्लीशन लेयर कम। यहां पर अगर बात करें डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर ये होती है थिन। अच्छा, यहाँ पर लो डॉप डायोड डोपिंग कम तो डिप्लीशन लेयर ज्यादा, थिक होगी हमारे पास यहाँ पर इसके केस में। अब मैं आपको केवल एक अप्रोक्सीमेशन से आप सोच सकते हो कि जहां डोपिंग ज्यादा होगी वहां डिप्लीशन लेयर कम। मतलब डोपिंग ज्यादा किस में होती है, जिनर में या एवलेंच में? डोपिंग जिनर। तो जिनर में अगर डोपिंग ज्यादा है तो जिनर में डिप्लीशन लेयर कम, किसके रेफरेंस में?
एवलांच के रेस्पेक्ट में। अब सर ऐसा कैसे होता है, मैं आपको केवल समझा सकता हूँ तो समझा रहा हूँ, तो केवल और केवल आप सोच सकते हो। अगर आपके ताकत है सोचने की तो ध्यान से सोचना, केवल अप्रोक्सीमेशन से आप वहां तक पहुंच सकते हो जो सोचना चाहते हो। ठीक है, सोच के देखना, अदरवाइज काम तो वही आएगा आपके फॉर्मूले, इसी से आपको रिवाइज, क्योंकि आज याद रहेगा कल फिर भूल जाओगे, काम तो यही आएंगे। पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ, अगर सोच पाते हो तो सोचिए। चलो सोचना बच्चों, केवल अप्रोक्सीमेशन से वहां तक पहुंच सकते हैं कि जहां डोपिंग ज्यादा वहां डिप्लीशन लेयर कम, मतलब जिनर में डिप्लीशन लेयर कम रह जाती है एवलेंस के कंपैरिजन में। एवलेंस में बढ़ती थी, पहले एवलेंस में कैसे बढ़ती है बात करते हैं, बताओ। यहाँ मेजोरिटी कौन, जो जवाब देगा उसी को समझ में आएगा। मेजोरिटी यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो क्या पीछे पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे, इधर नेगेटिव आयंस बढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे, यहाँ नेगेटिव आयंस बढ़ेंगे, तो डिप्लीशन लेयर की वेट बढ़ेगी। ये जो डिप्लीशन लेयर पहले इतनी थी, अब डिप्लीशन लेयर की वेट पहले से क्या होगी, ज्यादा। डिप्लीशन लेयर हमारे पास बढ़ गया बच्चों पहले के कंपैरिजन में, ये डिप्लीशन लेयर की वेट इतनी होगी। अब होता क्या है, जैसे ही यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ से घूम के, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से घूम के इधर आएगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और घूम के इधर आया, तो इसको डिप्लीशन लेयर पहले से क्या मिलेगी, ज्यादा। डिप्लीशन लेयर पहले से हमारे पास मिली इसको ज्यादा। ये तो था एवलेंच में। अब जिनर में क्या होता है, देखिए जिनर में अब सोचना, आप सोच सकते हो तो, हमने डोपिंग कर दी हाई। डोपिंग क्या कर दी, हाई। अगर डोपिंग हाई, तो डोपिंग हाई, डोपिंग कैसे होती है देखो, एक फास्फोरस एटम की डोपिंग से एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव आयन मिलता है या नहीं, और एक बोरोन की डोपिंग से एक होल और एक नेगेटिव आयन, बताया था ना, एन टाइप पी टाइप जो पढ़ाया था। तो हमारे पास डोपिंग करने से एक फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन मिलेगा, और यहाँ होल और नेगेटिव आयन हमारे पास मिलेगा। तो अगर मैं डोपिंग बढ़ाता जाऊंगा तो यहाँ होल और नेगेटिव आयंस, और यहाँ पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इंक्रीज होते जाएंगे। इधर पॉजिटिव आयंस बढ़ गए, इधर नेगेटिव आयन और फ्री चार्ज कैरियर भी हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं। अब एन साइड पहले से बहुत ज्यादा हायर पोटेंशियल पर आ गया, और पी साइड पहले से बहुत ज्यादा लोअर पोटेंशियल पर आ गया। इसके कारण इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बहुत ज्यादा, एन से पी बहुत हाई हो चुका है। अब ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो चुका है, ध्यान से सुनना बच्चों, देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना काम नहीं होगा। ये हायर, ये हायर, ये लोअर, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का क्या करते हैं, सपोर्ट। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही है कुछ हमारे पास। अब हम बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए जंक्शन को ब्रेक नहीं कर सकते, कुछ सप्लाई तो देनी पड़ेगी आपके डिवाइस को। अब मुझे एक चीज बताइए, हमने डोपिंग हाई कर दी, डोपिंग हाई से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इतना जबरदस्त इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इधर होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, बस यहां पर कुछ वोल्टेज मिल जाए इसको तो यहां से बॉन्ड तोड़ के भग जाए यहां से तुरंत, और इलेक्ट्रॉन होल बन जाए डिप्लीशन रीजन में। तो आप मुझे एक चीज बताइए सोच के, डोपिंग करने से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। अब बताइए, मैं जो एक्सटर्नल वोल्टेज की यहाँ बैटरी लगाऊंगा जिनर में, पहले कितने वोल्ट पर जंक्शन ब्रेक होती थी, 25। पहले कितना वोल्ट चाहिए होता, 25 लो डॉप डायोड में। अगर मैंने डोपिंग हाई कर दी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो चुका है, तो मुझे बताइए जिनर में अगर मुझे जंक्शन में इलेक्ट्रॉन होल अपने आप सेल्फ ब्रेकडाउन करके प्रोड्यूस करने हैं, तो यहाँ जो मैं वोल्टेज लगाऊंगा, क्या 25 वोल्ट लगाऊंगा, 25 से ज्यादा या 25 से कम पर जंक्शन, 25 से कम पर जंक्शन ब्रेक हो जाएगी। ये समझ में आ रही बात? अगर आप सोच पाते हो तो सोचिए, हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो चुका है, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बढ़ेगा ये वोल्टेज के कारण। मुझे बस एक इशारा चाहिए, थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पर चाहिए, बहुत कम वोल्टेज, क्योंकि इंटरनल हाई दोनों एक दूसरे ऐड हो रहे हैं दोनों। तो हमारे पास इंटरनल डोपिंग करने से वैसे ही इतना हाई हो चुका है कि आपको अभी भी क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाना पड़ेगा वो 25 वोल्ट के कारण मिलता था, वो लगाओगे उससे कम, कम। ये सोच पा रहे हो? क्योंकि तो हमारे पास यहाँ थोड़ा बहुत 2-5 वोल्ट भी लगाओगे ना तो ही जंक्शन हमारे पास ब्रेक हो जाएगी। अब होगा क्या, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों नेट ऐड हो रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास अगर बात करें, वहां तो क्या होता था, वोल्टेज 25 वोल्ट तक जाता था, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई नहीं था। यहाँ इंटरनल हाई होने के कारण एक्सटर्नल कम करना पड़ गया हमें, कम वोल्टेज पर ही जंक्शन ब्रेक हो जाती है। किस पर, कम वोल्टेज, लेस वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन दी जंक्शन। यहाँ पर आपने अगर सोचा हो, लेस वोल्टेज required to break down the junction, to break down the junction, और यहां पर लार्ज वोल्टेज चाहिए था 25 वोल्ट, लार्ज वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन दी जंक्शन।
लार्ज वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन दी जंक्शन। अच्छा देखिए, कम वोल्टेज पर ही जंक्शन ब्रेक हो रही है। यहाँ पर आपके पास इंटरनल इतना हाई हो गया डोपिंग करने से कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप यहाँ पर लगा रहे हो वो बहुत कम वोल्टेज लगाना पड़ रहा है, 2-5 वोल्ट पर ही जंक्शन ब्रेक हो रही है। अब होगा क्या, अगर आपने 2 वोल्ट भी यहाँ पर लगाया, 5 वोल्ट भी लगाया, मान लो 25 वोल्ट तक नहीं जाना पड़ेगा आपको। जैसे ही आपने 5 वोल्ट लगाया मान लो, तो 5 वोल्ट लगाते ही ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था, ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से भागने की कोशिश करेगा 5 वोल्ट लगाते, उससे पहले ही डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, ब्रेक। समझ में आ रही है बात? सोच पा रहे हो अगर तो सोचना। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो हाई है ही सही, अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो 5 वोल्ट भी, तो इस वोल्ट के कारण जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लगाते ही बॉन्ड वैसे ही टाइटली कनेक्टेड खिंचा हुआ था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते बॉन्ड एकदम से ब्रेक होकर फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ से यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या बन गया, होल। यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री, तो यहाँ क्या बन गया, होल। क्या डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हो गया नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से भगने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले ही जंक्शन क्या हो जाएगी, ब्रेक। तो क्या जो एवलेंस ब्रेकडाउन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता था, डिप्लीशन लेयर वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ कंटिन्यू बढ़ता जाता था। क्या अभी भी हम आपके पास, अब बताइए जिनर में डिप्लीशन लेयर उतना बढ़ पाएगा? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ आएगा तो इसमें तो चार्ज कैरियर मिल जाएंगे, इजीली फ्लो हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। तो हमारे पास पहले क्या होता था, डिप्लीशन लेयर इतना वोल्टेज 25 वोल्ट तक जाते जाते बढ़ता जाता था, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा उससे पहले सेल्फ ब्रेकडाउन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल अपने आप 5 वोल्ट लगाते ही इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा, उससे पहले जंक्शन ब्रेक होगी। तो क्या पहले डिप्लीशन लेयर जितनी इंक्रीज होती थी, क्या अब इतनी इंक्रीज हो पाएगी? मतलब यहाँ डोपिंग हाई है तो यहाँ डिप्लीशन लेयर क्या रह गई, कम। यहाँ डोपिंग हाई है तो डिप्लीशन लेयर क्या रहेगी, कम। मतलब डिनर में पहले के कंपैरिजन में डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या रह जाती है, कम हो जाती है। कुछ समझ में आती है भाई? बात समझ में आई, सोच पाए हो? अरे बोलो। तो हमारे पास अगर बात करें, जितना डिप्लीशन लेयर एवलेंस में बढ़ती थी, वोल्टेज बढ़ता था 5 वोल्ट 10 वोल्ट, ब्रेक ही नहीं हो रही, क्योंकि 25 वोल्ट पर ब्रेक होगी वहां बॉन्ड। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर आते थे, होल्स इधर, तो डिप्लीशन वहां तो कंटिन्यू बढ़ती जाती थी। पर यहाँ क्या हो रहा है, वोल्टेज 5 वोल्ट भी लगाया कम वोल्टेज, और वहां तो 25 वोल्ट तक जाना पड़ता था, यहाँ 5 वोल्ट भी लगाया, तो इंटरनल तो हाई है ही सर, एक्सटर्नल भी इतना हाई हो चुका है कि अपने आप बॉन्ड तोड़ देगा, अपने आप इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हुए। और जैसे ही फील्ड लगाया 5 वोल्ट लगाते बॉन्ड अपने आप टूटे, ये इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, उससे पहले जंक्शन ब्रेक होगी। तो डिप्लीशन लेयर कम रह गई, किसके कंपेरिजन में, एवलेंस। क्योंकि एवलेंस में डोपिंग क्या थी, लो, तो वहां डिप्लीशन लेयर क्या थी, ज्यादा। पर यहाँ डोपिंग कम तो डिप्लीशन लेयर, यहाँ डोपिंग ज्यादा तो डिप्लीशन लेयर कम। कुछ समझ में आई बात? तो उसके कंपैरिजन में बात करते हैं, अपन ऐसा सोच सकते हैं। वैसे इतना कुछ काम आएगा नहीं आपका, आपको तो वही काम आएगा जो पॉइंट मैंने लिखा है। आपको तो ये 2 फॉर्मूले इससे ही रिवाइज करना है, जो भी करना है। तो आप ये देखिए, दोनों में जंक्शन ब्रेक करने का डिफरेंस समझ में आया? वहां किसके कारण, एवलेंच में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की आयन से सक्सेसिव कोलिजन के कारण बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हुई। यहाँ किसके कारण, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने के कारण। समझ में आ रही बात? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने के कारण जंक्शन ब्रेक हो रही है। यहाँ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो रहा है, अपने आप सेल्फ ब्रेकडाउन कर रहा है जंक्शन का। अच्छा बताइए, जैसे ही यहाँ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जंक्शन ब्रेक हो रही है, जैसे ही बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। मतलब इलेक्ट्रॉन पी से एन, तो करंट एन से पी, और होल एन से पी, तो करंट भी एन से। और एन से पी कौन सी करंट, ड्रिफ्ट करंट। अरे एनसीपी ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज। तो यहाँ भी आपके ड्रिफ्ट करंट मिल जाएगी माइनॉरिटी चार्ज एरिया के कारण एनसीपी डायरेक्शन में। अब दोनों के ग्राफ में देखिए कैसा वेरिएशन आता है, समझिए। हमारे पास ये एक डायग्राम तो बन गया था ना आपका पहले। अब देखिए, अभी पॉइंट लिखाऊंगा सारे मैं आपको, एक पॉइंट और देखो। ये जो जेनर ब्रेकडाउन होता है, ये है टेम्परेरी ब्रेकडाउन, और ये है परमानेंट ब्रेकडाउन। परमानेंट ब्रेकडाउन मतलब क्या है इसका, देखो। परमानेंट ब्रेकडाउन का मतलब यह है, एवलेंच अगर आपके एक बार 25 वोल्ट यहां लगा दिया, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, ये इलेक्ट्रॉन होल अंदर एंटर करके बॉन्ड तोड़ दिया, अगर एक बार, अगर आपने बैटरी हटा भी ली, मान लो ये बैटरी डिस्कनेक्ट भी कर दी यहां से, तो भी क्या होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बैठा है, इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, पी से एन तो करंट एन से पी, होल एन से पी तो करंट भी।
तो एकदम से हमारे पास क्या होगा, यहाँ डिप्लीशन लेयर ज्यादा तो हो ही गया था 25 वोल्ट तक। अब एकदम से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होने लगे, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, होल्स इधर जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन पहले इसके बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होंगे, फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन होल एंटर कर रहे हैं होल्स यहाँ पर, तो यहाँ के बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होंगे, तो डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे कम होने लगेगी इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होने के कारण। तो आप देखिए हमारे पास अगर आपने फील्ड हटा भी लिया, फील्ड हटाने के बाद भी अगर एक भाई आपने जब ये वोल्टेज लगाया था 25 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन होल अंदर एंटर करके तो बॉन्ड ब्रेक कर दिए, बॉन्ड ब्रेक करे तो इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हो गया। अब आपने फील्ड हटा भी लिया तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब इन इलेक्ट्रॉन होल को स्वैप आउट करेगा तो लार्ज अमाउंट में करंट का कंडक्शन करा सकता है, कहां, पीएन जंक्शन में। और उसके कारण हाई रेजिस्टेंस था, एकदम से करंट बड़ा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस होने के कारण, उसके कारण आपके आई स्क्वायर आर टी की फॉर्म में अगर जूल लॉसेस हुए तो आपका डायोड क्या हो सकता है, डैमेज। ये बैटरी हटाने के बाद भी ज्यादा सप्लाई नहीं मिल रही, एक बार इलेक्ट्रॉन होल अंदर एंटर करके बॉन्ड तोड़ दिया और फिर आपने बैटरी हटा ली, सप्लाई नहीं मिल रही, तो भी आपका डायोड डैमेज हो सकता है, टेम्पररी परमानेंट ब्रेकडाउन हो सकता है इसका। हमारे पास ये परमानेंटली खराब हो सकता है आपका कौन, एवलेंज। पर जिनर में ऐसा नहीं होता, जिनर अभी पढ़ोगे आप तब आपको समझ में आएगा। जिनर में क्या होता है, अगर आपने देखा होगा कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, घरों पर वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, तो वोल्टेज फ्लक्चुएट होने के कारण मान लीजिए जिनर ब्रेक हुआ तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, होल बना, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, होल बना, खुद ब्रेक हुआ, आपकी डिवाइस को मान लो इसने जिनर ने सेव कर दिया, कैसे करता है वो आगे देखेंगे। और उसके बाद अगर आपका जो वोल्टेज 220 से मान लो 240 भी हाई हुआ था, फिर वो वोल्टेज वापस नॉर्मल आएगा, नॉर्मल वैल्यू पे। तो जैसे ही वो नॉर्मल आएगा तो ऐसा नहीं कि जिनर खराब हो गया, नहीं, ये तो टेम्परेरी ब्रेकडाउन हुआ था। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के यहाँ से गए थे वो वापस इन इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन हो जाते हैं और वापस जिनर को मेंटेन कर देते हैं। मतलब ये टेम्परेरी ब्रेकडाउन हमारे पास होता है, कौन, जिनर। अरे कुछ समझ में आ रही है? तो ये कुछ पॉइंट्स आपके पास है जो डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाएंगे, तो मैं आपको वापस पूछता हूँ, जवाब देना, देखिए कितना समझ में आया। बताइए जिनर ब्रेकडाउन, जिनर में आपसे पूछा, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, बताइए जिनर डायोड is a heavily doped diode, low doped, moderate doped या no, heavily doped. In case of avalanche breakdown, depletion layer thin thick remains same, none of the, समझ में आ रहा है? तो हमारे पास यहाँ पर जैसे पूछ लेगा जिनर में लेस वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द जंक्शन, हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड, ऐसे 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, 4 ऑप्शन बोल रहा हूँ, इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ जंक्शन इन रिवर्स बायस ड्यू टू, 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। रिवर्स बायस में जंक्शन के ब्रेकडाउन के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन से बताने। पहला माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जंक्शन का ब्रेकडाउन जब डोपिंग कंसंट्रेशन हमारे पास है हाई। सही है, गलत? गलत। हाई डोपिंग है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी के कारण जंक्शन का ब्रेकडाउन, गलत। डोपिंग लो और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की लार्ज वेलोसिटी के कारण जंक्शन का ब्रेकडाउन। डोपिंग लो और लार्ज वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के जंक्शन का ब्रेकडाउन, सही है। कौन सा? एवलेंच। एवलेंच में डोपिंग क्या होती है? कम, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की लार्ज वेलोसिटी के कारण जंक्शन का ब्रेकडाउन होता है, ये सही है। नेक्स्ट हमारे पास डोपिंग कम, लो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जंक्शन का ब्रेकडाउन। डोपिंग हाई और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जंक्शन का ब्रेकडाउन। समझ में आ रहा है? कौन सा? जिनर। ऐसे 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो अच्छा बताइए, आपसे पूछता हूं, जवाब देना। एवलेंच तो आपको पता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के आयन से सक्सेसिव कोलिजन के कारण जंक्शन का ब्रेकडाउन क्या कहलाता है? एवलेंच। यहां जंक्शन का ब्रेकडाउन किसके कारण? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने के कारण। किसमें? जिनर में। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के कारण जंक्शन का ब्रेकडाउन जिनर में। और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने के लिए इसने अपने डायोड में डोपिंग कंसंट्रेशन हाई। डोपिंग हाई तो डिप्लीशन लेयर कम, डिप्लीशन लेयर कम होगी, यहाँ ध्यान रखना, डिप्लीशन लेयर कम तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। समझ में आ रही बात? और यहाँ पर ये लो डॉप था तो यहाँ डोपिंग कम तो डिप्लीशन लेयर ज्यादा।
यहाँ पर आप बताइए अगर डोपिंग हाई है, डिप्लीशन लेयर कम है, तो इसको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड वोल्टेज भी कम, लेस वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन दी जंक्शन, और यहाँ पर लार्ज वोल्टेज। समझ में आ गई? और ये टेम्परेरी ब्रेकडाउन ध्यान रखना, और ये परमानेंट ब्रेकडाउन। अब देखिए, अभी नोट करा रहा हूँ, इधर देखते जाओ आप लोग। दोनों के ग्राफ में क्या वेरी, दोनों में ड्रिफ्ट करंट मिली है, यहाँ भी ड्रिफ्ट मिली है और जिनर में भी ड्रिफ्ट, और वहां भी ड्रिफ्ट मिलती थी आपको। देखो देखो, ये वोल्टेज एक्सिस और ये कौन सी एक्सिस, करंट। फॉरवर्ड, रिवर्स, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। हमने कौन सी बाइसिंग करी, रिवर्स। और करंट कौन सी मिली है, ड्रिफ्ट। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड। वहां भी ड्रिफ्ट करंट थी, ऐसा ग्राफ आया था आपको याद हो, बहुत नेग्लिजिबल करंट हमारे पास मिली थी, याद हो तो। वहां ये ग्राफ कहाँ कितने वोल्ट तक जाता था, जर्मेनियम के लिए 25, कुछ याद है? और ग्राफ कुछ 25 वोल्ट तक जाता था, और उसके बाद कुछ ऐसा इंक्रीज होता था, यहाँ थोड़ा सा स्लोप आता था एवलेंच में। इसका कारण ये था कि जैसे इलेक्ट्रॉन होल एंटर करेंगे अंदर, बॉन्ड तोड़ेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होल बॉन्ड तोड़े तो इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हुए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हुए, तो डिप्लीशन लेयर कम हुई पहले से। फिर अंदर और जाएंगे इलेक्ट्रॉन होल, बॉन्ड तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होंगे, तो फिर डिप्लीशन लेयर और कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे आयंस कम होने के कारण रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होता था। एकदम से बॉन्ड सारे ब्रेक नहीं हो रहे, धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होने के कारण करंट की वैल्यू एकदम से नहीं बढ़ती थी, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है करंट की वैल्यू। कहाँ पर, एवलेंच। और आपके जो जिनर वाला मैंने डायग्राम बनाया था, यहाँ सिलिकॉन एटम्स वाला, क्या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डोपिंग से हाई हो चुका है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते सारे बॉन्ड डिप्लीशन लेयर के एकदम से ब्रेक होंगे या नहीं, अरे बोलो। और सारे बॉन्ड एकदम से ब्रेक, तो रेजिस्टेंस एकदम से कम और करंट एकदम से ज्यादा, तो यहाँ पर एकदम से करंट इंक्रीज होगा इस जगह, ऐसे। समझ में आ रहा है? एकदम से करंट इंक्रीज होगा, और जिस वोल्टेज पर करंट एकदम से इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो दोनों के ग्राफ में डिफरेंस हमारे पास, वहां पर थोड़ा सा आपके स्लोप आता था, और यहाँ पर एकदम से हमारे पास करंट इंक्रीज होगा, और कम वोल्टेज पर ही। वहां तो कितने वोल्ट तक जाता था, 25, यहाँ 25 से कम वोल्टेज पर ही जंक्शन ब्रेक हो जाएगी हमारे पास। तो ये तो यहाँ पर ग्राफ आएगा, करंट वही ड्रिफ्ट करंट ही मिल रही थी। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन कि बताइए, ये पहले तो ये बताओ, ये कौन सी करंट है, वेरी गुड, ये कौन सी है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। बताया था ना, जो रिवर्स बायस में मिलती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। आपसे पूछा जाएगा बताइए, जर्मेनियम और सिलिकॉन में किसके लिए रिवर्स सैचुरेशन करंट कम या ज्यादा होगी, बताओ। किसके लिए कम, किसके लिए ज्यादा? चार ऑप्शन दे देगा, जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए रिवर्स सैचुरेशन करंट सेम, जर्मेनियम के लिए कम, सिलिकॉन के लिए ज्यादा, जर्मेनियम के लिए ज्यादा, सिलिकॉन के लिए कम, ऐसे चार ऑप्शन। सिलिकॉन के लिए, इसका मतलब आपका कहने का यही है कि ये जो करंट है, ऊपर वाला ग्राफ किसके लिए, जर्मेनियम या सिलिकॉन? सोच लो, पक्की बात है। और ये नहीं बच्चों, उल्टा बोल रहे हो। देखो ध्यान रखना, रिवर्स सैचुरेशन करंट, करंट होती है चार्ज कैरियर के कारण। आप मुझे बताइए, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, किसका डेल्टा ईजी कम है, जर्मेनियम या सिलिकॉन? तो ये तो जर्मेनियम की कंडीशन, और कंडक्शन बैंड थोड़ा सा ज्यादा ऊपर होगा किसमें, सिलिकॉन 1.12, और उसमें 0.7। किसमें इलेक्ट्रॉन के पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कंडक्शन बैंड में ज्यादा है, जर्मेनियम या सिलिकॉन? तो करंट कौन ज्यादा देगा, जर्मेनियम या सिलिकॉन? तो ध्यान रखना, जिसका डेल्टा ईजी कम उसमें करंट ज्यादा। किसी के भी लिए पूछे, दो डायोड एक्स और वाई, आपसे कहते हैं कि इसका डेल्टा ईजी इससे कम या इससे ज्यादा है, तो किसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट ज्यादा होगी, जिसका डेल्टा ईजी कम होगा। तो आप बताइए, हमारे पास जो आएगा रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू किसके लिए ज्यादा आएगी, जिसका डेल्टा ईजी कम, उसका डेल्टा ईजी, सॉरी, जिसका डेल्टा ईजी कम उसकी रिवर्स सैचुरेशन करंट ज्यादा। तो जर्मेनियम के केस में ज्यादा आती है कंपेयर टू सिलिकॉन, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। रिवर्स सैचुरेशन करंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेल्टा ईजी के। अब देखिए, ये तो अपन ने बात करी। अब आप एक काम करते हैं, पहले पॉइंट लिखा देता हूँ, ये डायग्राम नहीं बनाना है, आपके बना हुआ था पहले। एक तरफ लिखना जेनर ब्रेकडाउन, और एक तरफ एवलेंच ब्रेकडाउन, ये सारे पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, लिखिए।
वो बाहर पूछना, अभी आराम से बता दिया ना मैंने। अब आपका बाहर पूछ सकते हो, एक पॉइंट आप पूछोगे, एक दूसरा पूछेगा, तो टाइम तो फिक्स होता है बेटा ना, बाहर पूछना, आराम से बताएंगे। हाँ बच्चों, एक तरफ लिखिए जिनर ब्रेकडाउन और एक तरफ एवलेंच ब्रेकडाउन, और इनमें पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, लिखते जाइए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। दो पार्ट कर लो, जिनर यही पॉइंट्स लिखाऊंगा चारों पांचों। बेटा वो बाईपास कर रहा है ना एसी को, फिर कैपेसिटर से है ना, कैपेसिटर क्या करता है, एसी को बाईपास कर रहा है, इसलिए। हाँ बच्चों लिखो। वो तो पीक वैल्यू देगा आपको, केवल वो पीक वैल्यू ऑलमोस्ट डीसी बन जाएगा ना। हाँ बच्चों लिखो। क्या लिखा रहा था मैं उसमें, फर्स्ट पॉइंट लिखना डोपिंग कंसंट्रेशन हाई जिनर में, और यहाँ पर लिखिए लो। फटाफट फटाफट लिखो। यहाँ डोपिंग कंसंट्रेशन हाई थी तो यहाँ क्या लिखोगे, लो। नेक्स्ट पॉइंट, डिप्लीशन लेयर थिन, यहाँ पर थिक। डिप्लीशन लेयर थिन और उधर थिक, एवलेंच में थिक। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट लिखना जिनर में, ब्रेकडाउन ऑफ जंक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड पॉइंट लिखना जिनर ब्रेकडाउन में। ओके बेटा, ठीक है। breakdown of junction due to increase in internal electric field. Breakdown of junction due to increase in internal electric field. Avalanche में लिखो, breakdown of junction due to successive collision of, थर्ड पॉइंट लिखना avalanche में, breakdown of junction due to successive collision of minority charge carrier with ions. Breakdown of junction due to successive collision of minority charge carrier with ions. Breakdown of junction due to successive collision of minority charge carrier with ions. उसमें लिखिए फोर्थ पॉइंट जिनर में, लेस वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन दी जंक्शन। लेस वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन दी जंक्शन, और उधर क्या लिखोगे, लार्ज वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन दी जंक्शन। large voltage required to break down the junction. इसके बाद इधर लिखना टेम्परेरी ब्रेकडाउन जिनर में, और उधर लिखो एवलेंच में परमानेंट ब्रेकडाउन। अब देखिए, अब हेडिंग लिखो जिनर डायोड, और ये दोनों सिंबल बनाना जिनर के, और ये ग्राफ बना लो, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। सिंबल भी बना लेना, और ये ग्राफ जो है जिनर का ये बनाइए। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाए ग्राफ को। ये सिंबल तो बना लिए ना, सिंबल बनाओ जब तक आप।
ये बनाइए ग्राफ। माइक्रो एम्पियर में, हाँ रिवर्स बायस में करें। बन गया ग्राफ। आप समझिए बच्चों ध्यान से। जेनर का प्रैक्टिकल सर्किट देखिए पहले तो कैसा होता है। ये जेनर डायोड, जेनर के क्रॉस वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर लिख देता हूं मैं, VZ। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। हमारे पास दो वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे, दोनों वैरायटी की बात करते हैं, पर क्वेश्चन तब कर पाओगे जब ये समझोगे। VZ जेनर वोल्टेज, और इसके साथ हम क्या करते हैं बच्चों, पैरेलल में लगाते हैं लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर, जेनर के पैरेलल में लोड, और यह लोड रेजिस्टेंस मान लो RL जो भी है। अगर मैं यहां पर इनपुट देता डायरेक्ट, वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ, 220 वोल्ट से ज्यादा घर पर आया आपके, हाई वोल्टेज के कारण सारा का सारा जेनर के क्रॉस आता पैरेलल में, और सारा का सारा लोड के क्रॉस आता। ये भी खराब हो सकता था, और ये तो खराब होता ही होता, सारा का सारा वोल्टेज इसके क्रॉस आ जाता लोड के क्रॉस। हम नहीं चाहते। लोड का मतलब आपका, जैसे आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, AC होता है, उसके साथ एक बॉक्स होता है स्टेबलाइजर, उसमें कुछ ऐसा सर्किट होता है। तो हमारे पास क्या होगा, ऐसा ना हो कि सारा का सारा वोल्टेज लोड के क्रॉस आ जाए। इसको बचाना है, लोड मतलब आपका AC, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सारा वोल्टेज के क्रॉस ना है, इनपुट में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ऐसा सर्किट होता है हमारे पास। ये इनपुट रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया RN, और यहाँ करंट फ्लो हो रही है मान लो IN, ताकि जो भी वोल्टेज यहाँ आया उसका कुछ पार्ट का ये अपोज करे, सारा का सारा वोल्टेज लोड के क्रॉस न जाने दे, आपकी डिवाइस को सेव करे थोड़ा। तो एक इनपुट रेजिस्टेंस लगाया जाता है प्रैक्टिकल सर्किट में, हमारे पास ये लगा दिया हमने। और ये जिनर डायोड कौन सी बायसिंग, रिवर्स। चेक करके बताओ बच्चों, रिवर्स बायस हुआ नहीं हुआ। इतना विश्वास करने की जरूरत नहीं, चेक करो। हो गया, देखो P को हो गया, P को नेगेटिव और N को पॉजिटिव, कौन सी बायसिंग, रिवर्स। केवल जिनर के क्रॉस हमारे पास वोल्टेज है, ध्यान रखना, ये हमारे पास वोल्टेज है VZ यहां से यहां तक। अब देखिए यहां से IN करंट फ्लो हुई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, दो केस जो आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ये कहता है कि अगर हमारी इनपुट वोल्टेज Vin VZ से कम है, क्या बोला मैंने, इनपुट वोल्टेज कम है VZ से। इनपुट वोल्टेज में मान लेता हूं जैसे जी जीनर की ब्रेकडाउन वोल्टेज 25 मान लो, ठीक है, वैसे तो कम होगी, और ये वोल्टेज इससे कम है, मान लो 20 वोल्ट है। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये ज्यादा है, VZ 25 वोल्ट, और हमने कितना अप्लाई किया है, 20 वोल्ट। ये 20 वोल्ट अप्लाई किया मैंने, और ये कितना है VZ 25 वोल्ट। हमारी सप्लाई कम है अभी। अगर हमारी वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, जेनर ब्रेकडाउन से, इसको ब्रेक होने के लिए कितना चाहिए, 25। आपने कितना लगाया, क्या ये ब्रेक होगा क्या, ब्रेक नहीं हुआ तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्यों, आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ब्रेक नहीं हुआ अभी। आप देखो, जब तक हमारी सप्लाई वोल्टेज Vin लेस देन VZ है, इस ग्राफ को इससे कनेक्ट कर रहा हूं, इस डायग्राम से, जब तक हमारी सप्लाई कम है 20 वोल्ट और आपकी VZ है 25, तो आप देखिए 20 वोल्ट का करंट अप्रोक्स कितना मिल रहा है, 0। ये देखो, जब तक 25 नहीं आएगा उससे पहले तक करंट ऑलमोस्ट 0, 25 पर एकदम से आपके पास करंट इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रही बात। तो जब तक हमारी सप्लाई वोल्टेज Vin VZ से कम है, जब तक सप्लाई कम है, तो करंट ऑलमोस्ट क्या है, 0। करंट 0 का मतलब, जीरो करंट 0 है, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट।
तो जिनर में करंट नेग्लिजिबल फ्लो होती है ओपन सर्किट, मतलब हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है जिनर। क्या ऑफर कर रहा है? हाई रेजिस्टेंस। और क्या कौन सी करंट पास कर रहा है? नेग्लिजिबल करंट। ब्रेकडाउन से पहले जिनर नेग्लिजिबल करंट पास करता है, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिनर करंट ऑलमोस्ट जीरो, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है जिनर। कभी भी आपको ध्यान से देख लेना, ये वोल्टेज अगर इससे कम मिले तो आंख बंद करके टिक लगा देना, जिनर करंट कितने पे? जीरो। क्योंकि ये आप देख सकते हो इस ग्राफ से, जब तक हमारी सप्लाई वी इन वीजेड से कम है, वीजेड 25 है, मैंने 20 लगाया मान लो, तो करंट 20 वोल्ट पर अप्रोक्स कितनी मिल रही है? जीरो। करंट ऑलमोस्ट जीरो मतलब नेग्लिजिबल करंट पास करता है, और रेजिस्टेंस हाई ऑफर कर रहा है, मतलब करंट कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। कौन? जेनर। ये तो ब्रेकडाउन से पहले की बात। केस सेकंड, अगर हमारी सप्लाई वोल्टेज वी इन ग्रेटर देन वीजेड हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पर 30 वोल्ट लगा दिया और ये कितना है? 25। इसको ब्रेक होने के लिए कितना? 25। और आपने कितना लगाया? 30। ब्रेक हो सकता है या नहीं? हो सकता है। तो 25 वोल्ट इसको मिला, मान लीजिए 5 वोल्ट यहाँ रह गया, 30 में से 5 इसको मिला, और यहाँ कितना? 25। ये ब्रेक होगा नहीं होगा? और ब्रेक होने के बाद क्या करंट एकदम से इंक्रीज होता है? करंट हाई मतलब रेजिस्टेंस कम। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिनर ब्रेकडाउन के बाद, और लार्ज करंट पास करता है अपने अंदर से। करंट हाई और रेजिस्टेंस लो। इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण अभी देखते हो, आप इसको स्टेबलाइजर के रूप में यूज में लेते हैं अपन। तो आप देखिए ब्रेकडाउन के बाद अगर ये वोल्टेज ज्यादा हुआ सप्लाई हमारा इनपुट से, तो ये हमारी सप्लाई वोल्टेज ज्यादा है, वीजेड कम है, तो आप देख सकते हो ये ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल और करंट लार्ज। करंट का मैक्सिमम पार्ट अपने अंदर से ट्रेवल कराएगा जिनर, लोड के क्रॉस कम करंट जाने देगा, खुद ब्रेक होगा, करंट का मैक्सिमम पार्ट अपने अंदर से ट्रेवल कराएगा, और आपकी डिवाइस को क्या करेगा? सेफ। कैसे करता है वो अभी आगे बात करते हैं। तो अगर अपन यहां से देखें ब्रेकडाउन के बाद, आपके एक प्रैक्टिकल कैलकुलेटेड वैल्यू लिखी हुई है एग्जाम्पलर, इसमें एग्जाम इसमें एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन में, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो जिनर के ब्रेकडाउन के बाद करंट का मैक्सिमम पार्ट कहाँ जाता है बच्चों? जिनर। मतलब यहाँ से 10 एम्पियर आ रही है तो हो सकता है 8 एम्पियर इधर जाए, 2 एम्पियर है। इसका रेजिस्टेंस इस लोड के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाता है, और प्रैक्टिकली ये कैलकुलेटेड किया गया है कि जिनर ब्रेकडाउन के बाद जिनर में जो करंट होती है वो लोड की 5 टाइम्स होती है। कितने टाइम्स? 5 टाइम। इतना कम रेजिस्टेंस हो जाता है जिनर का। जैसे इसको क्वेश्चन में यूज नहीं लेना, तो एक एग्जांपल में यूज लिया हुआ है कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की हुई वैल्यू है कि जिनर में जो करंट होती है वो लोड की 5 टाइम्स। अब देखिए, तो करंट का मैक्सिमम पार्ट ब्रेकडाउन के बाद किस में जाएगा? जिनर में। किस में? जिनर। मतलब आई इन इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई जेड। करंट का मैक्सिमम पार्ट कहाँ जाएगा? जिनर। अननोन ज्यादा होंगे तो इस पॉइंट का काम आएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में। एसआरजी की बुकलेट में एक आधे क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है जहां पर ये सेकंड केस आपके पास जो है ना, ये काम आए, ये वाला पॉइंट किसमें? आई इन इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आई जेड। वहां अननोन ज्यादा होंगे तो फिर इसको यूज लेना पड़ेगा, इनपुट करंट ही जिनर करंट बन जाएगी वहां। तो हमारे पास अगर बात करें, 2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ समझाया, 2 केस। पहला केस, हमारी सप्लाई अगर ये कम है और वो ज्यादा है, हमारी सप्लाई कम है 20 वोल्ट मान लो, और ये सप्लाई ज्यादा है, ये वीजेड ज्यादा है, तो बताइए जिनर ब्रेक होगा क्या? ये कम है अगर 20 वोल्ट मैंने दिया है, और ये ज्यादा है, तो क्या ये ब्रेक होगा? अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो ब्रेकडाउन से पहले क्या नेग्लिजिबल करंट पास करता है अपने, मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा? ओपन सर्किट। सारी करंट ऐसे पास होगी आउटर वाले पाथ से, ऐसे यहाँ पर से। और ब्रेकडाउन के बाद अगर ये वोल्टेज ज्यादा होगी तो ये वोल्टेज से ज्यादा है तो ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद करंट लार्ज, तो रेजिस्टेंस कम, कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ब्रेक होने के बाद करंट का मैक्सिमम पार्ट अपने अंदर से ट्रेवल कराएगा, और आपकी डिवाइस को क्या करेगा? सेफ। तो हमारे पास अगर बात करें, 2 पॉइंट यहां से आए। अब देखो, आपको केवीएल लगाना आता है क्या बच्चों? तो बताइए केवीएल लगा के इस वाले पार्ट में बताओ, देखिए कितना केवीएल आता है इसमें, बताओ। माइनस से प्लस गए, प्लस का वी इन माइनस आई इन आर इन, प्लस वीजेड या माइनस वी, माइनस वीजेड। ये ध्यान रखना, यहां से यहां तक है वोल्टेज, और वोल्टेज का साइन निकालते हैं करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और यहां से जो करंट जा रही है आई इन, ब्रेकडाउन के बाद करंट का मैक्सिमम पार्ट इधर जाएगा जिनर, और कुछ करंट इधर जाएगी लोड। इसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता, कम होता है लोड के कंपैरिजन में, इसलिए करंट का मैक्सिमम पार्ट इधर जाता है। तो आप मुझे बताइए करंट कहां फ्लो होती है? हायर से लोअर। तो वोल्टेज में प्लस से माइनस गए तो माइनस,
माइनस वीजेड बराबर 0। तो ये ध्यान रखें ये चीज, ये वोल्टेज है वीजेड, इसका साइन निकाला करंट की। ऐसा मतलब मत समझना कि पी का मतलब पॉजिटिव और एन का मतलब नेगेटिव। पी का मतलब मेजोरिटी होल्स होते हैं और एन का मतलब माइनॉरिटी मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बताइए, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, वी इन इज इक्वल टू आई इन आर इन प्लस वीजेड। एक इक्वेशन तो ये आई, केवीएल लगा के, ये आना चाहिए आपको निकालना। इसमें केवीएल लगाओ तो देखिए बच्चों, माइनस से प्लस गए तो प्लस, प्लस का वीजेड माइनस आई एल आर एल बराबर 0। तो वीजेड बराबर कितना, आई एल इंटू आर एल, ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या, यहाँ केसीएल लगा सकते हो, जंक्शन पर केसीएल लग सकता है। सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग कौन सी, आई बराबर आई जेड और आई एल। तो बराबर मैं लिख सकता हूँ आई इन इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। ये हमारे पास आ गई, जिसको 3 इक्वेशंस आती है। 2 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, एक वैरायटी का तो सोल्व हो जाएगा उस बच्चे से। इससे अभी देखेंगे क्वेश्चन की बात बाद में। अब देखो हमारे पास वोल्टेज स्टेबलाइजर की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये जेनर डायोड, ये इनपुट रेजिस्टेंस और ये लोड रेजिस्टेंस। ध्यान से देखना बच्चों, आपको जिस भी डिवाइस को सेव करना है उसको यहाँ लगा दो। एसी का लोड है वो यहाँ लगा दिया हमने, ठीक है। एसी वैसे तो 1000 वोल्ट 2000 वोल्ट भी झेल सकता है। एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि इससे आपको आसानी से समझ में आए। जो बच्चा जवाब देगा उसको समझ में आएगा, सीधी सी बात। बताइए, ये इनपुट रेजिस्टेंस आर इन, इसके क्रॉस वोल्टेज है वी, इनपुट के क्रॉस वोल्टेज वी, इसके क्रॉस ये जीनर वोल्टेज वीजेड। यहाँ इनपुट अप्लाई करेंगे। बताओ बच्चों, जो पूछ रहा हूँ जवाब देना। मान लो एसी जो है आपका लोड लगाया है, वो वैसे तो हजारों वोल्ट झेल सकता है। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो आपके घर पे जो एसी लग रहा है 0 से 5 वोल्ट तक झेल सकता है। कितने वोल्ट तक, 0 से 5। अगर आप इसको 5 वोल्ट से ज्यादा मिला तो इसका कार्यक्रम समाप्त, खराब हो जाएगा एसी। तो हमें ऐसा अरेंजमेंट करना है कि इसे 5 वोल्ट से ज्यादा ना मिले। तो हम ऐसा जीनर डायोड सेलेक्ट करते हैं। कैसा, ऐसा। आपके इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम 5 वोल्ट ब्रेकडाउन का जीनर डायोड यूज लेते हैं। कितने वोल्ट का, 5 वोल्ट, कि जो 5 वोल्ट पर ब्रेक हमारे पास हो जाए ऐसा। ये मैंने 5 वोल्ट ब्रेकडाउन का, रिवर्स में ब्रेकडाउन का जीनर डायोड ले लिया। अब बताइए, यहां पर अगर मैंने 5 वोल्ट लगाया सप्लाई वोल्टेज आपके इनपुट में, क्या ये ब्रेक होगा, नहीं होगा, होगा। ये क्या यहाँ फोटो खिंचाने के लिए बैठा है क्या, क्या ये कुछ करंट का अपोज नहीं करेगा? अब देखो कैसे करता है करंट का अपोज। आई इन होता है V बाय आर इन। आई इन क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस, उसके वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रेशियो, इसके क्रॉस वोल्टेज और इसका रेजिस्टेंस का रेशियो, ये होता है आई इन। ये तो फिक्स है, एक बार लग गया सर्किट में। अब देखो एक चीज बताइए, यहाँ 5 वोल्ट है, ये कुछ अपोज करेगा करंट का। यहाँ 1 वोल्ट हमारे पास अगर आया तो यहाँ कितना आएगा, 4। ये समझ में आ रहा है, ताकि दिस प्लस दिस बराबर दिस। तो हमारे पास अगर बात करें 4 वोल्ट के कारण क्या ये ब्रेक हो जाएगा क्या, और अगर ब्रेक नहीं हुआ तो किसकी तरफ बिहेव करता है, ओपन सर। क्या सारी करंट आउटर पास से जाएगी, और आउटर पास से 5 वोल्ट के कारण अगर कोई करंट फ्लो होती है तो अभी तो आपकी डिवाइस क्या है, सेफ। अभी तो सेफ है, 5 वोल्ट तक तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलेगा कार्यक्रम। अब अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ आपके घर पर, हाई वोल्टेज हो गया एकदम से, कभी कभी आपने देखा होगा ना, वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो पड़ोसी का टीवी उड़ गया, तुम्हारे पड़ोसन का उड़ा होगा, सुना है नहीं सुना। तो वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ, मान लो 5 वोल्ट की जगह यहाँ पर आया 10 वोल्ट। कितने वोल्ट आ गया, 10। यहाँ 10 वोल्ट हमारे पास आया। अब देखिए ये कैसे काम करता है, बाल्टी की तरह। किसकी तरह, बाल्टी। नल चलाओ, चला दिया, उतना ही पानी आ सकता है उसमें जितनी उसकी कैपेसिटी है, उतना ही लेगी, बाकी हटा देगी। तो यहाँ भी आपके पास इसको कितना वोल्ट चाहिए, 5, ये 5 ही लेगा। तो 10 में से इसे कितना मिला, 5। यहाँ 5 वोल्ट, बाकी का 5 वोल्ट किसके क्रॉस आया, इसके क्रॉस, आर इन के क्रॉस। किसके क्रॉस, आर इन के क्रॉस। पहले जब हमारी सप्लाई 5 वोल्ट थी तो क्या ये ब्रेक हो गया था क्या,
ब्रेकडाउन से पहले क्या ऐसा ग्राफ आता है, इतनी सी करंट थी, कितनी सी, इतनी सी। अब देखो यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 5, क्या V की वैल्यू पहले 1 वोल्ट थी, अब कितनी होगी 5, ये बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ये ब्रेक होने के बाद करंट बढ़ गया, मान लो इतनी करंट होगी, समझ में आ रही है, इतनी करंट हमारे पास होगी, करंट बढ़ गई। तो ब्रेक होने के बाद क्या करता है जिनर, खुद ब्रेक हुआ, करंट का मैक्सिमम पार्ट अपने अंदर से ट्रेवल कराया और आपकी डिवाइस को क्या कर रहा है, सेफ, आपकी डिवाइस को सेव कर रहा है। करंट का खुद ब्रेक होता है, करंट का मैक्सिमम पार्ट अपने अंदर से ट्रेवल करा देता है और आपकी डिवाइस को सेव करेगा, और जितना वोल्टेज चाहिए उतना उसको प्रोवाइड भी कर रहा है। कैसे, देखो यहाँ कितना 10, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना, यहाँ 5, तो यहाँ भी क्या एक कांस्टेंट रेगुलेट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है और आपकी डिवाइस को कर रहा है सेफ, खुद ब्रेक हुआ, करंट का मैक्सिमम पार्ट अपने अंदर से ट्रेवल कर रहा है और आपकी डिवाइस को सेव कर रहा है। और ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएट हो, मान लो 10 की जगह 20 भी हुआ, इसको वायर लगा के हम एक्स्ट्रा करंट निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर मान लो 20 वोल्ट आया, ये कितना लेगा 5, यहाँ कितना 15, यहाँ वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ये करंट और बढ़ गया, खुद ब्रेक हुआ, करंट का मैक्सिमम पार्ट अपने अंदर से ट्रेवल कराया और आपकी डिवाइस को सेफ। 20 वोल्ट में से यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 15, यहाँ 5, तो यहाँ कितना ही वोल्टेज फ्लक्चुएट हो जाए, आपकी डिवाइस को हमेशा कितना वोल्ट प्रोवाइड करेगा 5, और आपकी डिवाइस को सेफ। इस कॉन्सेप्ट पर काम करता है जीनर, कुछ समझ में आई बात, आपकी डिवाइस को सेव करता रहेगा, खुद ब्रेक हो जाता है, करंट का मैक्सिमम पार्ट अपने अंदर से ट्रेवल कराता है और आपकी डिवाइस को रखेगा सेफ। तो समझ में आई बात। अब बात करते हैं इस पे क्वेश्चन, तो आपको 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराता हूँ मैं इस पर, तो एक काम करिए पहले नोट करते हैं, लिखिए जो मैं लिखा रहा हूँ, ये ग्राफ तो बना लिया था ना, लिखो Zener diode is a heavily doped diode। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर देखो पूछा जाएगा आपसे, इधर देखना बच्चों, ये जरूर लिख ले, ये जो मैं लिखा रहा हूँ नोट, ये लिखना है यहाँ, जिनर वोल्टेज होता है जिनर करंट और जिनर रेजिस्टेंस का मल्टीपल। जिनर वोल्टेज क्या होगा, जिनर करंट और जिनर रेजिस्टेंस का मल्टीपल। ध्यान से देखना, एनसीईआरटी का पॉइंट बता रहा हूँ, जिनर वोल्टेज क्या होगा, जिनर करंट और जिनर रेजिस्टेंस, अरे होगा नहीं होगा, जिनर रेजिस्टेंस इंटरनल होता है, शो नहीं किया जाता यहाँ, इंटरनल है वो वीजेड, है ना। आप मुझे बताइए, आपसे पूछा जाएगा जिनर वोल्टेज चेंज होता है नहीं होता, बोलो, एक बार सर्किट में लगा दिया चेंज होगा क्या, ये आपके पास वही रहेगा वीजेड, ये रहता है कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, क्या रहता है कांस्टेंट। अच्छा बताइए, क्या जिनर करंट चेंज होता है क्या, होता है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ब्रेकडाउन से पहले करंट कम और रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम जिनर ब्रेकडाउन से पहले, और ब्रेकडाउन के बाद करंट ज्यादा। अच्छा जिनर रेजिस्टेंस चेंज होता है क्या, होता है भाई, आईजेड तो चेंज होता है क्योंकि आईजेड जो है वो आई इन ही है ऑलमोस्ट, आईजेड क्या है आई, बार बार इनपुट करंट चेंज होगी, इनपुट करंट चेंज होगी तो आईजेड को चेंज करेगी, वो तो चेंज होगी। क्या वीजेड जिनर रेजिस्टेंस चेंज होता है क्या, बिल्कुल होता है, ये भी चेंज, ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। सर ये कैसे चेंज होता है, अगर ब्रेकडाउन से पहले करंट कम तो रेजिस्टेंस हाई, और ब्रेकडाउन के बाद करंट ज्यादा और रेजिस्टेंस कम, इन दोनों का प्रोडक्ट ऐसा होता है, वो वीजेड को क्या रखता है कांस्टेंट। को समझ में आई बात, लिखिए, अभी रुक जाइए, अभी लिखना, अभी से बनाना, पहले जो मैं लिखा रहा हूँ लिखो। Zener diode is a heavily doped diode, एक पैराग्राफ लिखा रहा हूँ लिखो, हम बाद में लिखते रहना वो सब। Zener diode is a heavily doped diode, देखो Zener diode is a heavily doped diode used in reverse bias। Zener diode is a heavily doped diode used in reverse bias। Used in reverse bias because in forward bias, it behave as a, because in forward bias it behave as a simple ideal diode। Because in forward bias it behave as a simple ideal diode, सिंपल आइडियल डायोड की तरह बिहेव करता है, ध्यान रखना फॉरवर्ड बायस में। पैराग्राफ चेंज करो, बिफोर ब्रेकडाउन वोल्टेज
before breakdown voltage it offer high resistance before breakdown voltage it offer high resistance and negligible current. Before breakdown voltage it offer high resistance and negligible current pass through it. High resistance and negligible current pass through it, and after breakdown voltage it offer negligible resistance and large current pass through it. Due to this property, Zener diode can be used as a voltage regulator. Due to this property, Zener diode can be used as a voltage regulator or stabilizer. वोल्टेज रेगुलेटर और स्टेबलाइजर. अब इधर देखिए बच्चों, ये दोनों केस लिख लेना, ये डायग्राम बनाओ, ये तीनों चारों इक्वेशन जो भी ये लिखी है और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉल्व करना. फिर आप यहाँ तक कंप्लीट कर लो पहले. केस फर्स्ट सेकंड के बाद ये लिखिए, ठीक है. ये लिखने की जरूरत नहीं है, नोट जो लास्ट में लिख रहा है वो लिख लेना बस आप. यहाँ तक नोट कर लो कंप्लीट. क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको सॉल्व करिए. ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा हुआ है काफी बार. आई इन, आई जेड और आई एल, कोई सी भी करंट आपसे पूछ सकता है. जनरली जीरो करंट पूछी जाती है. सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन के लिए. कितना? नहीं, नहीं. 15 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर. दूसरा 2.5 और 12.5. केवीएल लगाइए, आंसर आ जाएगा अपना.
इसका आंसर आएगा आप लोगों को? केवीएल लगा लो, आंसर आ जाएगा। माइनस से प्लस गए तो वोल्टेज में प्लस, प्लस का 20 माइनस आई इन इंटू आर इन। करंट फ्लो होता है हायर से लोअर, प्लस से माइनस जाओगे तो माइनस का 5 बराबर 0। तो आई इन आ गया 15 मिली एम्पियर। फिर इसमें केवीएल लगाओ, माइनस से प्लस गया प्लस 5 माइनस आर इंटू आई, आर इंटू आई एल बराबर 0। यहाँ से आई एल कितनी आ गई 2.5 मिली एम्पियर। और केसीएल लगाओगे सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। आई इन है 15 मिली एम्पियर, आई जेड आपको कैलकुलेट करना है और ये है 2.5 मिली एम्पियर। तो ये कितनी आ गई 12.5 मिली एम्पियर। करंट का मैक्सिमम पार्ट किसके क्रॉस जा रहा है, जीनर। नेक्स्ट वैरायटी जो बनती है क्वेश्चन की, इसको सॉल्व करके बताओ। ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन इनकी, और यहाँ आपके दे रखा है 20 वोल्ट, 2 किलो ओम, फ्लो होने वाली करंट बताइए। वेरी गुड, किसका आंसर आ गया 7.5 मिली एम्पियर। क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो किसकी तरह बिहेव करता है, आइडियल डायोड की तरह, एक सिंपल आइडियल डायोड। और आइडियल का वोल्टेज काउंट नहीं होता। इसको रिप्लेस करके एक प्लेन वायर लगाना और केवीएल लगा देना, इसको रिप्लेस कर देना एक प्लेन वायर। कभी भी जिनर अगर फॉरवर्ड बायस में हो उसको एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर देना और केवीएल लगा लेना। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा आपका, बस जिनर को रिप्लेस कर देना फॉरवर्ड बायस वाले को प्लेन वायर से, और रिवर्स में तो काम करता ही है जिनर। और यहाँ 20 वोल्ट, 2 किलो ओम, और ये 5 वोल्ट। केवीएल लगा लो, केवीएल लगाओगे माइनस से प्लस गए तो प्लस 20 माइनस आर इंटू आई, करंट फ्लो होती है हायर से लोअर, प्लस से माइनस जाओगे माइनस 5 बराबर 0। 7.5 मिली एम्पियर। नोट करिए इसको फटाफट।
एलईडी हो गया था ना बच्चों अपना। दो एप्लीकेशन और है छोटे छोटे से अपने पास, ये बड़े एप्लीकेशन थे, जिनर और रेक्टिफायर, दोनों में टाइम लगा, 2 लेक्चर लग गए लगभग। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त। थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन सॉल्व कर, अच्छा डाउट डिस्कशन के लिए बोला था कि मैंने, नेक्स्ट लेक्चर में डाउट डिस्कस करेंगे, कुछ ध्यान रखना लास्ट के 10-15 मिनट।